मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर है। लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम वर्क डन पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्क डन से शुरुआत करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं। हमने एक पुली और इस पुली पर एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक लोड ग्राउंड सरफेस से एच हाइट पर लटकाया हुआ है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड किसी ने होल्ड किया हुआ है। होल्ड फॉर 1 आवर। 1 घंटे से इसने यूं पकड़ा हुआ है। 1 घंटे से इसने इस वेट को क्या किया हुआ है? होल्ड किया हुआ है। इस लोड को होल्ड किया हुआ है, जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं। यूं होल्ड करके खड़ा 1 घंटे से। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन? तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क? दैट इज, इसका आंसर होगा बेटा 0, कि इसने कोई काम नहीं किया, इसने केवल होल्ड किया हुआ है। तो इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सबसे पहले वर्क डन के बारे में अच्छे से समझ लीजिए कि वर्क डन को कैसे निकाला जाए, वर्क डन होता क्या है। समझ गए भाई? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्क डन की। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। अब हम वर्क डन पढ़ेंगे और उसमें ये एग्जाम्पल और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है भाई? अब देखिए, सबसे पहले हम वर्क पढ़ रहे हैं। ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। ठीक है भाई? ब्लॉक का जो मास है वो m है। ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है। आप इस ब्लॉक पर फोर्स लगाते हो इन एनी डायरेक्शन, कहीं पर भी आप फोर्स लगाते हो। आपने कहा कि हॉरिजॉन्टल के साथ हमने थीटा एंगल बनाकर फोर्स लगा दिया और ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाता है और ये ब्लॉक यहां पहुंच जाता है। क्लियर? पहले ब्लॉक की जो पोजीशन थी वो यहां थी, अब ब्लॉक की पोजीशन यहां हो गई। ये कहता है ब्लॉक ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो s किया। ब्लॉक ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो s किया। क्लियर है? तो ये कहता है कि वर्क डन हुआ। मीन्स इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस, देन वर्क इज डन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस, इन डायरेक्शन देन वर्क इज डन। बस सीधा लिख देते हैं। तो हम क्या कहेंगे? काम हुआ है, वर्क डन हुआ। समझ आ गया होगा? तो मैं आपको यही बताना चाहता था बच्चों कि आपने किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ तो वर्क डन होगा। एंड वर्क डन इज, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि पिछला जो हमने एग्जांपल लिया था, जहां से शुरू किया था, हमने कहा था कि वो आदमी होल्ड करके खड़ा है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो उसने केवल फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट 0 था, इसलिए हमने उसका वर्क डन 0 बताया था। ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स के हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं।
इस फोर्स के क्या कर सकते हैं हम, रिजोल्यूशन। एक हमने बताया F cos थीटा, एक हमने बताया F sin थीटा, हमने रिजोल्यूशन कर दिए। अब हम ये कहेंगे हियर वी अप्लाई F cos थीटा फोर्स, क्लियर है, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने ये कहा कि यहां पर हमने जो फोर्स लगाया है वो F cos थीटा लगाया है। क्या लगाया बेटा, F cos थीटा। अगर F cos थीटा लगाया तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगाया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां तो F sin थीटा लगा हुआ है, F sin थीटा एक्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, F sin थीटा एक्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। दोनों फोर्स के बारे में हमने बता दिया। देन वर्क डन W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S। समझ आ गया। आप सोच रहे हो सर ने F sin थीटा ले लिया, क्योंकि लेना ही नहीं था, क्योंकि F sin थीटा जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में तो ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दिखाया गया, उस डायरेक्शन में तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता उस डायरेक्शन में वर्क डन को हम जीरो कहते हैं। हमने क्या कहा बेटा, W इज इक्वल टू F S cos थीटा, और हमने लिख दिया W इज इक्वल टू F डॉट S। क्लियर है। मतलब हम ये कहेंगे वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डॉट है, मींस डॉट प्रोडक्ट है। बिकॉज आपने पढ़ा हुआ था बेटा A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा। तो हमने FS cos थीटा को सीधा F डॉट S लिख दिया। क्या लिख दिया, F डॉट S। एक मिनट में, हाँ ठीक है, हमने इसको F डॉट S लिख दिया। क्लियर है। तो एक बार आप इसका स्नैप ले लीजिए, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। एक स्नैप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब देखिए, हम इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कहा अब मैं आपके सामने बात करूंगा टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स की बात करेंगे तीन टाइप होते हैं वर्क डन के। सबसे पहले मैं लिखूंगा पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा लिखेंगे बेटा नेगेटिव वर्क डन, और लास्ट लिखेंगे बेटा जीरो वर्क डन। तीन टाइप होते हैं वर्क डन के, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो से हमने ये कहा कि ये पॉजिटिव वर्क डन है। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा वर्क डन का, F S cos थीटा। इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर थीटा क्या है, लेस देन 90 है। अगर थीटा क्या है, लेस देन 90 है। थीटा अगर लेस देन 90 है तो cos थीटा ऑलवेज लेस देन 1 होगा एंड ग्रेटर देन 0 होगा। जो cos थीटा की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, मतलब पॉजिटिव है, बेशक पॉइंट में हो बट कैसी है, पॉजिटिव है। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स F, अब जब हम इनके बीच में वेक्टर क्वांटिटी ले ही चुके हैं तो इनको पॉजिटिव नेगेटिव लेने का तो मतलब ही नहीं बनता। मतलब उस केस में वर्क डन को क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव। बहुत सारे एग्जांपल हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन फ्री फॉल। मैंने क्या कहा, ये डस्टर है, मैंने फ्री फॉल कर दिया इसको,
ठीक है, फ्री फॉल करूंगा, ग्रेविटी नीचे लग रही है, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। थीटा क्या है, 0 डिग्री है। समझ आ गया, मतलब लेस देन 90 है। क्लियर है, उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपने किसी ब्लॉक को लिया, डिस्प्लेस कर दिया, या अभी अभी एक डायग्राम बनाया था, ब्लॉक को यूं खींचा, ब्लॉक आगे जा रहा है, पॉजिटिव वर्क डन है। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है तो पॉजिटिव वर्क डन है। दूसरा आता है नेगेटिव वर्क डन। बेटा वही फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है एंड लेस देन 180। बस वही लेनी है, उसके बाद तो लगभग सेम ही हो जाएगी। अब 180 और 90 के बीच में लेस और इक्वल टू भी आप ले सकते हो, लेस और इक्वल टू भी आप ले सकते हो 180, क्योंकि आपको पता है उस केस में कोस थीटा की वैल्यू लेस देन तो 0 होती है, 0 और -1 के बीच में होती है। समझ आ गया, कोस की वैल्यू किसके बीच में होती है, 0 और -1 के बीच में होती है। अब अगर ये नेगेटिव है देन वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उधर लगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस अलग डायरेक्शन में होगा। आपने किसी ब्लॉक को कहीं पर रखा, जैसे कि आपने ये ब्लॉक रखा, आपने इस पर फोर्स लगाया, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा, अपोजिट, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया राइट साइड एस। थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू बेटा -1 होती है। मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, क्योंकि यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो गया, फोर्स पीछे लग गया, एंगल कितना बना, 180। समझ आया कि नहीं आया? तो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इस केस में वर्क डन नेगेटिव, और भी काफी सारे केस हैं। 0 वर्क डन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहला पॉइंट, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, मतलब आप फोर्स लगा रहे हो, आपने फोर्स लगा भी दिया और उसके बाद भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है मैं इस बोर्ड पर ही फोर्स लगाता हूं ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क डन 0 होगा। सेकंड, देन इफ आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो भी उस केस में क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। तीसरा, इफ, अब इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो भाई, एग्जाम्पल के लिए आप डायग्राम बना सकते हो। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अभी पिछला एक एग्जाम्पल बनाया था, शायद आपको याद होगा, ये पुली ली थी भाई, यहाँ एक मैन है जिसने इसको क्या किया हुआ था बेटा, होल्ड किया हुआ था, और यहां क्या था बेटा, ब्लॉक था, एच हाइट पर था, इसने क्या किया हुआ है, इसको होल्ड किया हुआ है। अब होल्ड किया हुआ है, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है, तो उस केस का वर्क डन 0 है। आप फोर्स लगा रहे हो क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको होल्ड, टेंशन के इक्वल फोर्स लगा रखा है, ठीक है, बट आपने केवल इसको होल्ड किया हुआ है, वर्क डन 0 होगा। इसी तरह आप ये कह रहे हो थीटा 90 ले लेते हो, देन कोस 90 क्या होता है, 0 होता है, और कोस 90 0 होगा तो भी वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कोस थीटा। बोलो है कि नहीं? तो हम क्या कह देंगे, वर्क डन यहाँ पर क्या हो गया भाई, 0 हो गया। अगर वर्क डन यहाँ 0 हो गया तो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हो, अब इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो यहाँ लगेगा, और आपने इसको बांध के घुमाया हुआ है तो फोर्स आपका यहाँ लगेगा, तो सर्कुलर पाथ में जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। वर्क डन, जैसे कि आपने एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, आपने स्ट्रिंग को होल्ड कर रखा है, तो क्या होगा, वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ गए? ये सब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगता है। आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट जो है टेंजेंट का काम करेगी, और थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा 90 हो गया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री एंगल बना, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बना, कोस 90 तो 0 होता है। तो इस तरह के काफी सारे वर्क डन, एक इसका काफी एक अच्छा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ।
मैं लिख देता हूं वर्क डन बाय टेंशन इन सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, और एक सबसे अच्छा वर्क डन बाय कुली इज जीरो। कुली का वर्क डन हमेशा जीरो बताया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए ये कुली है और ये मास m इसको ये लेकर जा रहा है, ठीक है। कहां जा रहा है बेटा? डिस्प्लेस कर रहा है s डिस्टेंस पर, यहां लेकर आएगा प्लेटफॉर्म से बाहर। बेटा इसका वेट कहां लग रहा है? नीचे। आप ये कहोगे कि इनके बीच में एंगल कितना बना? 90। अब अगर फॉर्मूला लगाओगे तो mg मल्टीप्लाई बाई s इंटू कोस 90। वर्क डन क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? तो इस तरह के काफी सारे एग्जांपल्स है जिसमें हम वर्क डन को क्या बताते हैं? जीरो बताते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो और हम आपको बता भी सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी एक स्नैप ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क डन। देखिए, अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स के अंदर तो हम एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? दो टाइप से हम इनको डिवाइड करते हैं। जिस तरह हमने फोर्स में आपसे बताया था, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन। दूसरा ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क डन। देखिए, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन के भी दो पार्ट बता देते हैं आपको बेटा। एक तो सीजीएस और एक एसआई। एसआई में इसकी यूनिट होती है बेटा जूल, और सीजीएस में इसकी यूनिट होती है आर्क। सीजीएस में यूनिट क्या होती है? आर्क। इसी तरह आपने ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करनी है। ग्रेविटेशनल के अंदर भी वही दो यूनिट होती है। जैसे कि आपने ग्राम वेट किलोग्राम वेट पढ़ा था, तो इसको बोलेंगे हम किलोग्राम मीटर और इसको बोलेंगे हम ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है भाई। मतलब किलोग्राम वेट मीटर हो गया, ये ग्राम वेट सेंटीमीटर हो गया। मींस फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब आपने इनको डिफाइन करना है। डेफिनेशन अब की बार मैं एक ही बताऊंगा और ये आपका होमवर्क होगा कि आप इन सभी की डेफिनेशन अपने घर याद करोगे बुक से देखकर। देखिए, आपसे कहा गया कि 1 जूल। भाई अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा कहते हो, यही कहते हो बेटा। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट को क्या कह देते हैं? 1 मीटर। कोस थीटा कोस 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कह देते हैं। समझ आया कि नहीं? अब क्या हुआ कि ये सभी एसआई यूनिट है, तो वर्क डन की भी क्या लिखनी है? एसआई यूनिट लिखनी है। हम क्या कहेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क इज said to be done when object displays 1 meter
in direction of applied force of 1 न्यूटन। सिंपल है। मैंने क्या कहा, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। 1 जूल काम जब हुआ माना जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 1 मीटर, कि ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए। कहां डिस्प्लेस हो जाए? इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया। कितना अप्लाई किया? ऑफ यूनिट 1 न्यूटन। मतलब आपने ये कहा कि ये ब्लॉक है, ये यहां से डिस्प्लेस होकर यहां पहुंच गया। क्लियर? ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है? 1 मीटर है। इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया गया? 1 न्यूटन फोर्स लगाया गया। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमने क्या कहा? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 1 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। क्लियर है? इसी तरह मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1 अर्ग को डिफाइन करिए। 1 अर्ग डिफाइन कर सकते हो तो देखिए सीजीएस यूनिट फोर्स की क्या होती है? डाइन। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है भैया? सेंटीमीटर। और थीटा तो वही 0 डिग्री ही लेना है। तो आप समझ गए होंगे, आपने जूल की जगह अर्ग लिखना है, डाइन न्यूटन की जगह डाइन लिखना है, और सेंटीमीटर की मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना है। और मेरे हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। देखिए डेफिनेशन हमने आपसे बता दी। अब आगे आप एक ग्रेविटेशनल यूनिट की डेफिनेशन भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। बताइए क्या होता है भाई? वर्क डन हम पढ़ रहे हैं एफ एस या एफ डॉट एस, एफ एस कोस थीटा। भाई वर्क डन का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन हमें मालूम है m1 L1 T माइनस 2। बोलो मालूम है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? L1। और कोस थीटा, कोस डायमेंशन लेस होता है तो m0 L0 T0, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डायमेंशन लेस होता है। क्या आ गया हमारे पास? m1 L2 T माइनस 2। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन का डायमेंशन भी हमने आपसे बता दिया, यूनिट्स बता दी। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या आ रहा है? एफ डॉट ऐसा आ रहा है। क्लियर है? अब बीच में जहां डॉट प्रोडक्ट आ जाए, क्या आ जाए भाई? किसी के फॉर्मूले में भी अगर डॉट प्रोडक्ट आ गया देन दिस क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम इस क्वांटिटी को क्या कहेंगे भाई? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। मतलब वर्क डन होता है बस विदाउट डायरेक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो हमने क्या कहा? वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो मैंने आपसे बताए हैं, जो काफी जरूरी है। ठीक है भाई, अब हम वर्क डन पढ़ेंगे कि वर्क डन को किस किस कंपोनेंट में, किस किस टर्म में पढ़ा जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखिए हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म्स में हम पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, आपने ये कहा कि एक ब्लॉक है जो इस ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है। इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया जाता है किसी भी डायरेक्शन में। आपने कहा F, और F की वैल्यू है Fxi, Fyj, Fz। लगा दिया भाई? आपने किसी भी डायरेक्शन, मतलब आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में उसको अपनी तरफ खींच लिया। आगे देखो, अब ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाता है और जरूरी नहीं अकेले एक्स एक्सिस में ही जाए, वो ब्लॉक अपनी पोजीशन को चेंज करके और यहां पहुंच जाता है। बट वो एक्स में भी चला जाता है, वाई में भी और जेड में भी। मीन्स जो इसका डिस्प्लेसमेंट एस बताया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एस इज इक्वल टू आपने लिख दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये भाई तीनों ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, या किसी दो डायरेक्शन में या किसी एक डायरेक्शन में, वो आपको बताया जाएगा। या हमने लिख दिया, ये कहता है कि फाइंड द वर्क डन। आपने वर्क डन फाइंड आउट करना। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? हम क्या कहेंगे भाई? W इज इक्वल टू एफ डॉट
एस। हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे भाई, W इज इक्वल टू एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के, डॉट प्रोडक्ट विद एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो W इज इक्वल टू, भाई डॉट प्रोडक्ट आता है हमें, यहाँ आई का कोफिशिएंट x है, यहाँ i का कोफिशिएंट fx है, दोनों की मल्टीप्लाई प्लस, फिर y का j का कोफिशिएंट y, यहाँ j का कोफिशिएंट fy प्लस k कोफिशिएंट z, यहाँ k कोफिशिएंट fz। निकालना सिखा रखा था कि मल्टीप्लाई ऑफ i कोफिशिएंट विद i, j कोफिशिएंट विद j and k कोफिशिएंट विद k and all add with them in dot product of two vectors. Clear? Then W is equal to x fx plus y fy plus z fz। अब ये हमारे पास सीधा वर्क डन आ गया। क्या आ गया? ये हमारे पास सीधा वर्क डन आ गया। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म में बताया, तो हम आपको एक न्यूमेरिकल बता सकते हैं। यहाँ एक न्यूमेरिकल ले लेंगे, चलो देखिए। एक न्यूमेरिकल बताता हूं, ठीक है भाई, एक मिनट। An object is moved from A के कोफिशिएंट एट 2 मीटर, 3 मीटर माइनस 2 मीटर टू RB इज इक्वल टू I माइनस J प्लस 4 बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 2I प्लस 3J प्लस 4। Then find work done। देखिए ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम ए, पॉइंट दिया हुआ है, टू RB, दूसरा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, दिस। क्लियर? By applying a force of 2I plus 3J plus 4K, इतना फोर्स लगाया गया और इन न्यूटन। देन फाइंड वर्क डन। क्या फाइंड आउट करवाया गया? वर्क डन फाइंड आउट करवाया। देखिए बेटा, आपने कहा कि ये जो है ना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सीधी सी बात है, ये तो RB हो गया, क्योंकि ओरिजिन से जो लेते हैं वो तो पोजीशन वेक्टर होता है, और यहां इसके पॉइंट दिए हुए 2, 3, माइनस। क्लियर है? तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो आप RA भी तो निकाल सकते हो। मेरी बात समझ गए? अगर RA निकालोगे तो सीधा क्या लिखोगे? 2I प्लस 3J माइनस 2K। बोलो, कहोगे कि नहीं? 2I प्लस 3J माइनस 2K, क्योंकि कंपोनेंट क्या है? 2, 3 माइनस 2, एक के साथ I, फिर J, फिर K। हो गया? अब आपने क्या किया? RB भी लिखा हुआ है बेटा। क्लियर है? B कितना लिखा हुआ है बेटा? RB की वैल्यू तो गिवन है, क्या लिखी हुई है? I माइनस J प्लस 4K। आपने क्या निकालना है? अब ब्लॉक A पॉइंट से B पॉइंट गया, यहां पर गया, तो आप क्या कहोगे? RAB, A से B तक की डिस्टेंस निकालनी है, जिसको आप किसका नाम दोगे? S। अब RAB निकालना है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, पढ़ा हुआ ये तो हमने। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? I माइनस J प्लस 4K माइनस ऑफ क्या हो गया? 2I प्लस 3J माइनस 2K। क्लियर? अब देखिए, I माइनस 2I माइनस I माइनस J माइनस 3K माइनस 4K प्लस 4 प्लस 2 6K।
ये आपके पास क्या आ गया बेटा, एस आ गया। अब ये कहता है कि डिस्प्लेस, अब बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ दिस, फोर्स कितना लगाया गया बेटा, एफ इज इक्वल टू कितना लगाया गया भाई, 2i प्लस 3j प्लस 4j, यही लगाया गया 30 न्यूटन। ये किस में आएगा, मीटर। अब हमने क्या करना है बेटा, वर्क डन निकालना है। W इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट S, देन W इज इक्वल टू F 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट विद S क्या है आपके पास, माइनस i माइनस 4k प्लस 6k। क्लियर है। अब क्या करेंगे, i और i के कोफिशिएंट का डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 4 3 जा -12, 6 4 जा 24। W इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 10 जूल। ये वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था वर्क डन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो आप इस टर्म में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। समझ आ गया। ये आपके पास था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वर्क डन। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट के भी निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ग्रेविटी से वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, यहां मैं एक ब्लॉक ले रहा हूं बेटा, मैंने कहा ये ब्लॉक 2 किलोग्राम का है। इसको बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया और इसको पुल किया गया टू ए हाइट ऑफ 40 मीटर। 4 मीटर लिख दो बस, काम खत्म। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक ब्लॉक है जिसको 2 किलोग्राम ब्लॉक है जिसको 4 मीटर हाइट पर पुल किया गया। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, दूसरा पूछा जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, या ग्रेविटी भी लिखा जा सकता है डायरेक्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। ये कैसे किया जाए, देखो बेटा आपने क्या कहा, ये ब्लॉक है 2 किलोग्राम मास है। आप ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, कैलकुलेशन इजी रहेगी, बस और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा इसका वेट कितना लगा बेटा, 20 न्यूटन। अगर इस 20 न्यूटन को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, क्लियर है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाओगे तो फोर्स उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा जितना आप क्या कहोगे, नॉर्मल रिएक्शन। N इज इक्वल टू क्या कहते हो, mg। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 न्यूटन। और आपसे ये भी कह सकता है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये भी पूछ सकता है। तो आपने उतना ही फोर्स लगाना होगा जितना इसका वेट है। तो हमने क्या कहा, देन F इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 20 न्यूटन। बोलो हो गया कि नहीं। अब हम ये कहेंगे कि बेटा हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, कितना, 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 4 मीटर। इस केस में थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। अगर वर्क डन निकालेंगे तो क्या होगा, एफ एस कोस थीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, कोस 0। कितना आ गया बेटा, 80 न्यूटन। अगर वर्क डन बाई ग्रेविटी कहता है, वर्क डन बाई ग्रेविटी कहता है तो बेटा 20 न्यूटन नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लगा। ये कितना हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 न्यूटन, सॉरी 4 मीटर। अब यहां थीटा की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप बताते हो, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या बताओगे बेटा, एफ एस कोस थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, एफ कितना है बेटा, 20 न्यूटन। एस कितना है आपके पास, 4 न्यूटन, 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय कोस 180। कितना आ गया बेटा, -80 जूल। और वर्क डन यहाँ भी 80 जूल आएगा, न्यूटन में थोड़ी होता है।
80 जूल। समझ आ गया? तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा और अलग टाइप का न्यूमेरिकल ले लेते हैं। क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल आप पढ़ चुके हैं। आपने एक पुली ली भाई, एक तरफ आपने 2 किलोग्राम, एक तरफ आपने 4 किलोग्राम वेट लटका दिया। समझ आ गया? 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम वेट आपने यहां पर फ्री सस्पेंड किया। यहां तक क्लियर है भाई? अब इस क्वेश्चन में मैं आपसे ये कहता हूं, 1 मिनट भाई, देखिए बेटा, मैं क्या कह रहा था कि ये एक पुली है, इस पर लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एक 2 किलोग्राम और एक 4 किलोग्राम मास के साथ अटैच है। अब आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें आपसे पूछ सकता है फाइंड वर्क डन बाय टेंशन, work done by tension in 1 second on each block। हर एक ब्लॉक पर टेंशन ने कितना काम किया ये बताना है। देखो बेटा भाई, हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो हमें तो टेंशन मालूम होनी चाहिए, टेंशन से वर्क डन निकालना है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी मालूम होना चाहिए, दोनों निकालना है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट कुछ खास नहीं है। ये 2 किलोग्राम बेटा, ये 4 किलोग्राम। आप एक बात बताओ, क्या हुआ? एक्सेलरेशन नीचे होगा क्योंकि 4 किलोग्राम है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा क्योंकि ये 2 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम से कम है। हम टेंशन की बात करेंगे तो लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो दोनों पर टेंशन क्या हो जाएगी? T। सबसे पहले यहां क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन। हम क्या कहेंगे? A इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप सब पढ़ चुके हैं और काफी बार बता भी चुके हैं, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। A इज इक्वल टू, अनबैलेंस की बात करेंगे तो बेटा अनबैलेंस फोर्स 4 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी, सीधा लिख दूं, अपॉन टोटल मास 4 प्लस 2। भाई अनबैलेंस की बात करेंगे तो ये तो 4 इंटू ग्रेविटी और ये क्या होगा 2 इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी 10 रखेंगे तो ये 40, ये 20, तो माइनस करेंगे तो कितना हो गया 20/6, कितना आया भाई 10/3 मीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर है? चलो एक्सेलरेशन आ गया, हम क्या कहेंगे? इफ सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब u को क्या ले लेते हैं बेटा? 0 ले लेते हैं। अगर u 0 लेंगे तो s इज इक्वल टू क्या कहेंगे भाई? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड क्या कह रखा है, s निकाल देते हैं बेटा, u 0 1/2, a हमने अभी अभी निकाला 10/3 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर, कितना आ गया बेटा 5/3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखिए बेटा, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, यहां टेंशन भी ऊपर लगी हुई है, हम ये कहेंगे वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक 2 किलोग्राम। ये बेटा 2 किलोग्राम ब्लॉक है, 2 किलोग्राम ब्लॉक पर टेंशन कहां लगी हुई है? ऊपर, और ब्लॉक भी कहां डिस्प्लेस हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में थीटा क्या हो गया बेटा?
0 डिग्री हो गया। देन वर्क इज इक्वल टू बेटा टेंशन T डॉट एस लिखेंगे, T एस कोस 0 लिखा जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा T, टेंशन अभी अभी निकाली थी हमने, कहाँ निकाली थी, निकाली नहीं, तो टेंशन और निकालिए बेटा। देखिए बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, किसी का भी बना दीजिए आप, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। 2 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन ऊपर है, वेट बेटा नीचे है, 2g इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस जी। बोलो हो गया कि नहीं, t इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/3 प्लस ग्रेविटी कितनी है 10, कितना हो गया बेटा t इज इक्वल टू 35/3 70/3। क्लियर है। अब t की वैल्यू पुट करेंगे 70/3, s हम निकाल चुके हैं, कितना था बेटा s 5/3, cos 0 1 होता है, तो कितना आ गया बेटा 350/9। एनी प्रॉब्लम। अब टेंशन तो इक्वल और अपोजिट है, तो टेंशन तो यहां पर भी कितनी आ जाएगी 70/3 न्यूटन, यहां पर भी कितनी आएगी बेटा 70/3 न्यूटन, दोनों केस में 70/3 क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली थी हमने। अब t इज इक्वल टू आपके पास आ गया। अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन ऑन ब्लॉक 4 kg, ठीक है, 1 मिनट इधर आप ही रहे कि नहीं देख लेता हूं। चलो अब वर्क डन ऑन ब्लॉक 4 kg, आप कहिए ये 4 किलोग्राम ब्लॉक है बेटा, ये जा कहां रहा है नीचे की तरफ, और बेटा टेंशन किधर लगी हुई है ऊपर, थीटा कितना हो गया 180। बेटा टेंशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि हमने क्या कहा था भाई इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो तो ये जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही ये नीचे जाएगी, तो हम क्या कह देंगे वैल्यू सेम पुट करेंगे और W क्या हो जाएगा -350/9। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना है 180, कोस 180 क्या होता है -1, आपको मालूम होना चाहिए कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। क्लियर है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्नैप ले लीजिए। उसके बाद हम एक अगली टाइप करा देते हैं। वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड, 1 मिनट 43। ठीक, देखिए बेटा हम हमेशा, मैं आपको एक बात बताता आया हूं, इसमें हम 2 पढ़ेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, दूसरा पढ़ेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। देखिए बेटा जब भी हम ये कहते हैं कि बेटा W इज इक्वल टू F डॉट S है, बेटा वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, तो एक तरफ आपने फोर्स ले लिया, दूसरी तरफ आपने डिस्प्लेसमेंट, 2 ग्राफ बना दीजिए, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, एक तरफ आपने क्या ले लिया फोर्स। हमने कहा कांस्टेंट फोर्स है, तो बेटा कांस्टेंट फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो रेगुलर कांस्टेंट फोर्स ही लगता हुआ जाएगा, और वेरिएबल फोर्स है तो आप किसी भी तरह का ये ग्राफ बना सकते हो, आपकी मर्जी है। आप सबसे पहले ये देखिए, आपने ये कहा कि हम कहीं पर भी एक सेगमेंट ले लेते हैं बेटा, क्या ले लेते हैं एक सेगमेंट, एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं। आपने कहा ये A, B, C और D, ठीक है। अब ये O पॉइंट हो गया, हम यहां क्या कह देते हैं व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन, फोर्स कितना लगा हुआ है AD, एंड फोर्स AD अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेस स्मॉल डिस्टेंस, कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है बेटा AB, देन DW स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क
डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा तो इसको क्या कह देंगे बेटा, एफ डॉट एस बोलते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं बेटा, एफ क्या है हमारे पास, एडी मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी, और इसको क्या कह देंगे बेटा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। बोलो कहेंगे भी, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब हम क्या कहेंगे बेटा, फॉर कंप्लीट वर्क डन, फॉर कंप्लीट वर्क डन हम क्या कहेंगे, इसी तरह के सेगमेंट काटेंगे और ऐड करते चले जाएंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको P लिख देता हूं, इसको Q, इसको R। समझ आ गया। हम क्या कर देंगे, इसका समेशन कर देंगे, dw इज इक्वल टू W हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, dw विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, बेटा इन सभी एरियाज का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, OPQR, OPQ। समझ आ गया। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांस्टेंट फोर्स से इन ग्राफिकल मेथड निकालेंगे तो एरिया अंडर एफ एस कर्व होगा, एरिया अंडर क्या होगा, एफ एस कर्व। सेम यही बात है, यहां हमने स्मॉल अमाउंट एक ट्रैक ले लिया, हमने क्या किया बेटा, इसको लिखा ए बी सी डी। हम क्या कहेंगे, एडी क्या लगा हुआ है, फोर्स, ये कितना डिस्प्लेस करता है बेटा, डिस्प्लेस स्मॉल डिस्टेंस ए बी। हम क्या कहेंगे बेटा, इसमें वेरिएशन बहुत कम है क्योंकि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, डी डब्ल्यू वर्क डन होगा तो क्या लिखोगे, एडी मल्टीप्लाई बाई ए बी, और उसको क्या कह दोगे, वही सेम एरिया स्वैप, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। समझ आ गया। अब ये स्मॉल वर्क डन आ गया, हम क्या करेंगे बेटा, इसी तरह के क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट काटेंगे और इनका क्या निकाल देंगे, एरिया। देन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू और समेशन ऑफ डी डब्ल्यू। समेशन का मतलब होता है सम कर दीजिए। देन W इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एस। ठीक है भाई, जो एरिया होगा वो अंडर एफ एस कर्व आएगा, और यहां तक आपने इसको करना है। उसके बाद अगला जो चैप्टर, अगले जो वर्क डन के पॉइंट बचे हुए हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।